होंडा हॉर्नेट 2.0 वर्सेस बजाज पल्सर NS 200। इन दोनों के कंपैरिजन की कई सारी कमेंट्स और फिर मैसेजेस के बाद आज का ये वीडियो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में कुछ थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल बातें, जो कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए इस डिसीजन पर कायम बना देगा। सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। जब भी लुक की बात आती है तो वैसे भी ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, इस पर ना ही बोले तो बेहतर है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे दोनों ही गाड़ियों का लुक देख पा रहे हो। मुझे कमेंट में आप खुद बताना कि आपको इन दोनों में से किसका लुक बेहतर लगता है। अब आगे चल के अगर बात कर ली जाए इन दोनों के मजबूती की, यानी कि बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो हॉर्नेट है वो डायमंड टाइप चेसिस, यानी कि जो इसकी चेसिस है वो इस मटेरियल से बनाई गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और वही NS 200 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पैरामीटर फ्रेम से ये गाड़ी बनाई गई है, इसकी चेसिस बनाई गई है। इसके अलावा जो इस गाड़ी में, यानी कि इन दोनों ही गाड़ियों में जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, ग्लास मटेरियल, ग्लास इट मीन्स जो हेडलाइट्स है और तरह तरह के जो चीज़ें इन दोनों ही गाड़ियों में यूज़ करी गई है, अपने आप में बेहतर है। वैसे दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी प्रीमियम जो फिट एंड फिनिशिंग है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में भी दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में बेहतरीन साबित होती है। जब बात करें इन दोनों के कर्व वेट की, तो हॉर्नेट का 142 kg मिल रहा है, NS 200 का 156 kg मिल रहा है। NS काफ़ी जो है बॉडी टू वेट रेशो यानी पावर टू वेट रेशो अच्छे से, वैसे दोनों में ही अच्छे से मेंटेन करा गया है, क्योंकि जो हॉर्नेट है उसका सीसी भी कम है NS 200 के मुकाबले। NS 200 का 156 kg जो कर्व वेट है वो मिल रहा है, जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर दिखता ही है, जिसकी हम आगे बात कर ही लेंगे। अब अगर इन दोनों ही गाड़ियों को आप ऑफ रोड करना चाहते हो या फिर खराब रास्तों पर चलाना चाहते हो, तो हॉर्नेट में जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है 167 mm का मिल रहा है, NS 200 में आपको 168 mm का मिल रहा है। बस 1 mm का फर्क है। तो यूं समझ लो कि दोनों ही गाड़ियां अच्छे से आपको सस्टेन कर लेगी किसी से खराब या फिर ओबा खाबर रास्तों पर। वैसे भी इन दोनों में थोड़ा और ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते अगर हैं तो आपको नीचे से डर रहेगा कि कुछ ना कुछ हिट हो जाएगा। वही जब इन दोनों ही गाड़ियों को इनिशियल पिकअप के मापदंडों पर नापा गया तो हॉर्नेट में ड्यूल वायर थ्रोटल रिस्पॉन्स दिया गया है, यानी कि यहाँ पे थ्रोटल के लिए ड्यूल वायर जो है लगाई गई है, जो कि अपनी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी अच्छा इनिशियल पिकअप अपने आप में रखती है। वही NS 200 भी किसी मामले में कम नहीं है, यहाँ पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है इनिशियल पिकअप पर। फर्स्ट गियर में ही दोनों ही गाड़ियां अच्छे से उठ जाती है। इन दोनों ही गाड़ियों का जो व्हील बेस है हॉर्नेट का आपको 1355 mm मिल रहा है, और वही NS 200 का 1363 mm मिल रहा है। अब व्हील बेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिटी राइड में इन दोनों के टर्निंग रेडियस की अगर बात कर ली जाए तो वो भी बेहतरीन है। टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतनी ही सिटी राइडिंग में, यानी कि कम जगह में गाड़ी घूम जाती है और सिटी राइडिंग के लिए थोड़ा सा ईजी साबित होती है। तो उस लिहाज से देखें तो दोनों ही गाड़ियां अपने आप में काफ़ी अच्छे कम जगह पर ही घूम लेती है। सिटी राइडिंग के लिए यहाँ पे आपको जो NS 200 है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सीटिंग पोजीशन है थोड़ी सी एग्रेसिव है। 1.5-2 घंटे के बाद आपको हाथों में दर्द होने लग जाएगा। उसके अलावा अगर आपके साथ पिलियन भी है तो वो भी थोड़ा सा झुक कर बैठेगा, तो वो चीज़ है, आप इरिटेट हो जाओगे थोड़े टाइम बाद। अब अगर छोटी सी ट्रैफिक है, ज़्यादा लंबी ट्रैफिक नहीं है, यूँ समझ लो कि आप 15-20 मिनट आधे घंटे तक की ट्रैफिक में चला रहे हो और फिर बाद में हाईवे पर कंटिन्यूसली गाड़ी जो अपना एक नॉर्मल स्पीड होता है 80, 90, 100 जो भी है वैसे में गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हॉर्नेट में आप काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर लोगे, क्योंकि इसका सीटिंग पोजिशन कुछ हद तक थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया गया है। साथ ही सिटी राइडिंग में क्लच का भी काम ज़्यादा आता है, तो क्लच रिस्पॉन्स भी दोनों का ही ईजी है, यानी कि स्मूथ है। यहाँ पर भी दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। नॉर्मली आपके हाथों में दर्द होता है बार बार क्लच दबाने से, तो दोनों ही गाड़ियों का क्लच लाइट है। जब आप हाईवे पे चलते हो इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर के, तो फर्क यहाँ पे दिखता है। अब तक ये 19-20 के फर्क से आगे पीछे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे 20-22 का फर्क है हाईवे पर। हॉर्नेट की पर्टिकुलर अगर बात करूँ तो ये गाड़ी 100 तक आराम से चली जाती है। 101, 102, 103, 104 किलोमीटर पर आवर तक भी ये खींच करके अपने आप को लेके जाती है आपके साथ। तो ऐसे में भी ये गाड़ी स्ट्रगल नहीं करती है या फिर जबरदस्ती इसे खींचना पड़ रहा है, ऐसा महसूस नहीं होता है। और इतने स्पीड पर भी इसका जो इंजन है काफी स्मूथ लगा हुआ है, साथ ही किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन
वाइब्रेशन आपको यहाँ महसूस नहीं होता है और गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। लेकिन उसके आगे यानी कि 105-110 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आप इस हॉर्नेट को लेके जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिक्कतें आती है। दिक्कतें ये आती है कि ये खींच रही है, स्ट्रगल कर रही है या फिर थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल आपको फील होने लग जाएगा। लेकिन NS200 का वैसा नहीं है। यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं और थ्रोटल घुमा सकता हूँ और इसे भगा सकता हूँ। इसके रीज़न है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो वाली चीज़ें हैं और ऐसे में भी आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल गाड़ी पर महसूस नहीं होता है, ज़बरदस्ती खींचना पड़ रहा है कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। काफ़ी स्टेबल चलती है गाड़ी। थोड़े से एयर विंड्स जो है वो आपको टकराते हैं लेकिन उससे भी गाड़ी हिलती नहीं है, यानी कि राइडर भी नहीं हिलता है। तो स्टेबल जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर पाया गया है इस गाड़ी का। अब इन दोनों ही गाड़ियों को और भी बेहतर बनाते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। हॉर्नेट के फ्रंट में आपको 110/70 के 17 इंचेस और रियर में 140/70 के 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। NS200 में फ्रंट में 100/80 के 17 इंचेस और रियर में 130/70 के 17 इंचेस के दोनों ही गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल रहे हैं जो कि अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। जब इन दोनों ही गाड़ियों को जैसे मैंने कहा इतने स्पीड पर आप लेके जा सकते हो, ऐसे में अगर कॉर्नरिंग की जरूरत आन पड़ती है तो यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट करती है आपको NS200। इसका रीजन जैसे इसका कर्व वेट ज्यादा है और साथ ही इसमें टायर्स जो आपको मिल रहे हैं वो भी काफी अच्छी ग्रिप पकड़ के चलते हैं। मेन मुद्दे की बात आती है दोनों के दिलों की। हॉर्नेट में आपको 184.40 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको FI मिल रहा है और वही होंडा की अपनी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी HET इसमें लगा करके मिल रही है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है और इसका जो दिल है वो मैक्सिमम धड़कता है 17.26 PS की पावर जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 16.1 Nm का जनरेट करता है। और ये इंजन काफी ज्यादा स्मूथ है। आफ्टर ऑल होंडा है, होंडा के इंजन होते ही स्मूथ है। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप चला रहे हो ऐसा आपको फील आता है 90 प्लस किलोमीटर पर आवर के बाद भी। वही जब आप इसको जैसे मैंने कहा 100 प्लस लेके जाते हो तो ऐसे में भी इसमें किसी भी तरह के कोई वाइब्रेशंस पाए नहीं गए हैं। तो स्मूथ इंजन है। वैसे ये NS200 के दिल की बात कर ली जाए तो ये थोड़ा बड़ा है और धड़कता भी ज्यादा जोर से है। तो इसमें आपको 199.5 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वॉल लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको FI मिल रहा है। DTSI टेक्नोलॉजी जो बजाज की अपनी स्टैंडर्ड है वो मिल रही है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है और इसकी मैक्सिमम पावर 24.5 PS की है। मैक्सिमम टॉर्क 18.5 Nm का है। तो टॉर्क भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, CC भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है हाईवे पर आपको इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हॉर्नेट के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ही देखने को मिलेगा। और इस इंजन के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो ये भी काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है। वही हाई स्पीड पर भी ये कहीं पर भी वाइब्रेशंस मतलब इसमें महसूस ही नहीं हुए। 110, 115 इनफैक्ट 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी आराम से अचीव कर लेती है। इसके अलावा फुटपेक्स पर, हैंडल बार पर, पिलियर जहां बैठता है वहां पर कहीं पर भी वाइब्रेशंस के नामो निशान महसूस नहीं हुए हैं। हॉर्नेट में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। मिड साइड में ये सेगमेंट मिड सेगमेंट में मैं कह सकता हूं इन्हें, क्योंकि मार्केट रिव्यू तो यही कहता है। कुछ लोगों को इसके जो गियर बॉक्स है थोड़ा सा स्टक यानी कि थोड़ा हार्ड लगा हुआ है। वैसे अटकता नहीं है, बस आपको शिफ्ट करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है NS के मुकाबले। NS का जो स्पीड 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि काफी स्मूथ है। अटकता तो है ही नहीं लेकिन शिफ्टिंग भी इसकी काफी स्मूथ है। एक चीज है जो NS में नहीं है वो हॉर्नेट में है। वो ऐसा है कि आपको जब आप 3rd या फिर 4th गियर पर गाड़ी चला रहे हो, हॉर्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर पर आवर पर भी ये गाड़ी का 3rd 4th गियर आप वैसे का वैसा रख सकते हो, फिर भी गाड़ी अटकती नहीं है। नॉर्मली गाड़ियां होती है कि कम स्पीड पर ज्यादा गियर है तो खट 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 ऐसे चलने लग जाती है और फिर वहां पे बंद पड़ जाती है, जो है रुक जाती है गाड़ी। तो वो वाली चीज इसमें नहीं है। काफी अच्छी तरह से ट्यून करा गया है हॉर्नेट के इंजन को और यही इसकी एक खासियत भी है। इन दोनों ही गाड़ियों पर अगर अच्छे खासे हट्टे कट्टे 2 बंदे बैठे हैं, पिलियन भी है, आप भी हो, साथ ही कुछ थोड़ा बहुत लगेज भी है, तो भी ये दोनों ही गाड़ियां अच्छी सी अच्छी लंबी सी लंबी चढ़ान पर भी आपको चढ़ा करके लेके जाते हैं। 800 के आसपास की mm की जो सीट हाइट है वो मिल रही है हॉर्नेट में। आपको 5.5 फीट अगर आपकी हाइट है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। साथ ही अगर इसके सीटिंग पोजीशन की मैं बात करूं तो NS के मुकाबले आपको अच्छी सीटिंग पोजीशन मिल रही है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। आप लंबे राइड पर भी इसे लेकर के जा सकते हो। पिलियन की मैं बात करूं तो यहाँ पे डबल साइड बैठने वाला कोई पिलियन है, यानी दोनों तरफ टांगे करके अगर कोई बैठेगा पीछे तो वो ठीक है। लेकिन अगर सिंगल साइड कोई आपका घर में जो एल्डर है या फिर अपने घर में जैसे मम्मी दादी सिस्टर वगैरह वो लोग होते हैं तो उनको बैठने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी है, क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। वही सीन NS
NS200 में भी है। यहाँ पर भी पिलियन के लिए सिंगल साइड में बैठने के लिए ज़्यादा मतलब दिक्कतें आएगी आपको, लेकिन ड्यूल साइड डबल साइड पैर करके कोई भी आराम से इस पर बैठ सकता है। लेकिन राइडर के लिए जितनी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन हॉर्नेट पे मिल रही है उससे थोड़ी सी कम NS पर मिल रही है आपको, क्योंकि लॉन्ग राइड के दौरान भी आपको ज़्यादा झुककर होकर बैठना पड़ता है, थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता है। ऐसे में अगर खराब रास्ते हैं तो हैंडल जो है आपका नीचे से कुछ ना कुछ लगते रहता है, टायर्स को बम्प्स वगैरह है, और ऐसे में आपके यहाँ पर हैंडल पर थोड़ा सा वेट चला जाता है आपका, तो हाथों में यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, कंधों में कुछ हद तक दर्द होने लग जाता है। स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ियों में अक्सर होता है ऐसा, तो वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको फेस होगा। हॉर्नेट के फ्रंट में अप साइड डाउन फोक जो है सस्पेंशन मिल रहा है और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं। NS200 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश जो सस्पेंशन कहते हैं वो मिल रहा है, और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल रहा है, और ये सस्पेंशंस वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सस्पेंशंस माना जाता है अपनी सेगमेंट में। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपको थोड़ी सी कहानी उल्टी देखने को मिलेगी। NS के बैक सस्पेंशन यानी रियर सस्पेंशन सॉफ्ट है मुकाबले हॉर्नेट के रियर सस्पेंशंस के, लेकिन हॉर्नेट का फ्रंट सस्पेंशन सॉफ्ट है मुकाबले NS के फ्रंट सस्पेंशंस के, यानी कि एक गाड़ी का अगला सस्पेंशन अच्छा है और दूसरी का पिछला। तो यहाँ पे कहानी बराबर की आप समझ सकते हो। 70 किलोमीटर/आवर के स्पीड पर भी आपको हॉर्नेट अच्छे से कवर कर लेती है। यहाँ पे सिंगल चैनल ABS विद ड्यूल डिस्क आपको मिल रहा है। अब NS200 में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है और ड्यूल डिस्क मिल रहा है, तो दोनों में ब्रेकिंग के सिस्टम में 19-20 का फर्क है। वाकई अच्छी जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपको दोनों ही गाड़ियों में प्रोवाइड की जा रही है। जब भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को लॉन्ग राइड के लिए लेके जाते हो और रात में आपको चलाना पड़ता है, तो हॉर्नेट में आपको हजार्ड लाइट के साथ साथ LED जो हेडलैम्प है वो मिल रहा है, लेकिन NS200 में सिर्फ हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है। वैसे दोनों की ही विजुअल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। डार्क नाइट में भी आपको अच्छे से क्लियर रास्ता, दूर तक रास्ता दोनों ही गाड़ियां दिखाने में सक्षम है। दोनों ही गाड़ियों में 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, लेकिन माइलेज का फर्क है। हॉर्नेट का ज़्यादा मिलेगा आपको, 40-50 के बीच में मिल जाएगा। रियल लाइफ में माइलेज डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। वही NS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 12 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिल रहा है, 35-40 जो भी है माइलेज आपको मिल जाएगा सिटी एज वेल एज हाईवे। हॉर्नेट 1,26,000 से लेके 1,30,000 इसके अलग अलग वेरियंट अलग अलग सिटी में एक्स शोरूम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। NS200 भी लगभग उसी कीमत में आपको मिल जाएगा। 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 जो है इसकी प्राइस अलग अलग सिटी में अलग अलग है। ये एक शोरूम प्राइस मैंने बताई है, टेंटेटिव प्राइस बताई है। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर के इन दोनों की ऑन रोड प्राइस आपके सिटी में कितनी है वो पूछ सकते हो। अब अगर बात कर ली जाए इन दोनों गाड़ियों की सर्विस नेटवर्क की या फिर यूं कह लो कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, तो देखो हॉर्नेट में यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये नई गाड़ी है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर ऐसी जगह में आपकी गाड़ी कुछ खराब हो जाती है, बंद हो जाती है और किसी स्पेयर पार्ट की आपको जरूरत आन पड़ती है, तो हॉर्नेट का कोई भी स्पेयर पार्ट आपको इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि रूरल एरियाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है बिकॉज ऑफ द बाइक इज न्यू। नाउ कम टू द NS200, तो यहां पे आपको रूरल एरिया के साथ साथ सिटी एरिया में भी इसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। डेफिनेटली हॉर्नेट से थोड़ी सी पुरानी है, पहले से चल रही है, BS6 अपग्रेड इसमें दे दिया गया है, लेकिन कुछ हद तक स्पेयर पार्ट सिमिलर वही है, तो वो सीन है। दोनों की वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 350 से लेके 500 रुपए के बीच में आ सकती है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों का कोई मेजर पार्ट चेंज करते हो तो उसकी कॉस्ट अलग से आएगी। ये 350 से लेके 500 रुपए वन टाइम सर्विसिंग कॉस्ट जो है आपको आनी है। अब मोरल की बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। यहां पर सिर्फ डिपेंड करता है ब्रांड वैल्यू, आप होंडा के साथ जाना चाहते हो या फिर बजाज के साथ जाना चाहते हो। पहली चीज आपको ये डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका अक्सर लॉन्ग राइड होता है या फिर शॉर्ट राइड होती है, आप सिटी में ज्यादा चलाते हो या फिर हाईवे में ज्यादा चलाते हो, आप स्पीड के ज्यादा शौकीन हो, फंकी राइडर हो या फिर नॉर्मल स्पीड भी आपको चलता है। तो ऐसा है कि अगर नॉर्मल स्पीड आपको चलता है, आप कम स्पीड पसंद करते हो, वही आप अगर सिटी में ज्यादा चलते हो तो हॉर्नेट आपके लिए बनी है। इसके एग्जैक्ट उल्टा आप हाईवे पर ज्यादा चलते हो, लॉन्ग राइड आपकी अक्सर होते रहती है, आप फंकी राइडर हो, फंकी इट मींस बहुत ज्यादा स्पीड आपको कहीं ना कहीं पसंद है, आप स्टंट करने वाले बंदे हो, कॉर्नरिंग लेते हो और कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा पावर, ज्यादा पिकअप, ज्यादा टॉर्क आपको चाहिए, तो आप NS200 ले सकते हो। वैसे दोनों ही गाड़ियों की अपनी अपनी कुछ खूबियां है, कुछ कमियां भी है, जो कि मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा कि आप कौन से ब्रांड के साथ यानी कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहोगे। अब अगर आप में से किसी के पास इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो आप भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर
कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। उस सीरीज में मैं आपका एक्सपीरियंस बाकी पब्लिक के साथ जरूर शेयर करूंगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वही अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके दुविधाएं पूछ सकते हो, जवाब मिल जाएगा। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।